नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज आप लोग की तमाम क्वेरीज में मदद करने के लिए हमारे साथ होंगे ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर। सचिन, स्वागत है सीएनबी सेवाज पर आपका। और सॉरी, परसों जब आप जुड़े थे तो हम लोग की बातचीत हो ही नहीं पाई थी। तो सचिन आज सबकी क्वेरी सॉल्व करने वाले हैं। और बढ़ूं आगे उससे पहले बाकी सबको जोड़ूं, एक बार मार्केट्स का चेक। और आज है थर्सडे, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और तगड़ा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ भारतीय बाजारों में। तो इस समय भी सेंसेक्स और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, आधे परसेंट का उछाल। इनफैक्ट जहां हम खड़े हैं ये अब तक के नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है जिसपे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करता हुआ। तो कुछ दिन पहले जो सीएनबी सेवाज ने नारा लिया था, अब की बार 13,750 के पार, मेरे ख्याल से अब उसके किसिंग डिस्टेंस दूर खड़े हुए हैं, महज 10-11 पॉइंट ऊपर, और हम 750 के वो लेवल्स को ब्रीच करते हुए नजर आएंगे। और आपको याद होगा मानस जायसवाल कल इसी शो में सास बहू और सेंसेक्स में जुड़े हुए थे, और मानस ने कहा था 706 उस टाइम पे कहा था 600 के ऊपर क्लोज हुआ तो 750 तो आपको यूं ही देखने को मिल जाएगा, और इवेंचुअली ये रैली आपको 950 तक शायद लेके जाए। तो सचिन, पहले तो आपके पास ही आ रहा हूं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक्सपायरी का दिन के हाईस पे आके हम खड़े हुए हैं। निफ्टी बैंक को देखकर कोई ट्रेड समझ में आ रहा है कि एक्सपायरी तक का? गुड आफ्टरनून आशीष जी। इनफैक्ट पिछले एक्सपायरी में हमने भी ये नारा लगाया था कि 13,740 के आसपास के स्विंग्स होने चाहिए। एंड जिस तरीके से अभी फिलहाल मार्केट शेपअप हुआ है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर थोड़ी सी एक बाधा आ सकती है ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 14 दिनों से निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को वायलेट नहीं किया, इनफैक्ट उसके नीचे ट्रेडिंग भी नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है उस लिहाज से जो ट्रेंड रही है वो काफी कॉन्फिडेंट रही है, काफी अच्छा मोमेंटम देखा गया पिछले कुछ दिनों में। बट इमीडिएट बेसिस पे देखें तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर आज के सत्र के लिए एटलीस्ट एक्सपायरी का जो पेन जोन है वो लगभग अराउंड 13,700 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है मार्केट एक ओवरबॉट कंडीशन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए, एंड थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकती है ड्यूरिंग द डे। बट एक्सपेक्टेशन यही है कि 13,700 के नीचे की एक्सपायरी तो फिलहाल नहीं लग रही है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इन द सेकेंड हाफ। ओके, देखते हैं सेकेंड हाफ कैसा पैन आउट होता है। लेकिन इस समय हाईलाइट ये है कि दिन के हाई तगड़ा मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। 3/4% की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक में इस समय कामकाज होता हुआ। तो निफ्टी बैंक की अगुवाई में आप देख रहे हैं निफ्टी सेंसेक्स में अच्छा मोमेंटम। अच्छा, क्विकली आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब से कुछ देर बाद 12:45 पे मेरे साथ एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट, वो आईपीओ जो मंडे को खुलने जा रहा है, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोस जैकब कलरकल साहब जुड़ने वाले हैं। तो उनसे होगी बातचीत और फिर समझूंगा इस आईपीओ में हम लोग को निवेश करना है, सब्सक्राइब करना है या नहीं। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। और सबसे पहले मुझे बताया जा रहा है पुणे से काजल खोड़े जुड़ती हुई। काजल, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आपकी क्वेरी पे आऊं उससे पहले मुझे समझाएं जरा कैसी रही जर्नी, कब से स्टॉक मार्केट में हो मैम, क्या करते हो, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट? यस, सो एक्चुअली मैंने अभी मेरा मास्टर्स किया है फाइनेंस एंड बैंकिंग में। तो पहले से ही थोड़ा इंटरेस्ट था फाइनेंस में, थोड़ा इन्वेस्टमेंट में। तो थोड़ा आई हैव ऑलवेज saved and invested from my college days, and so right now my query is about UPL. I have bought UPL at 425 and in last week, so I want to know कि मुझे क्या करना चाहिए, should I wait, and what are the near prospects that I should see? हाँ, ये मास्टर्स जो बैंकिंग फाइनेंस में करा, ये क्या NIBM से करा? पुणे में बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है शायद, वो है ना? नहीं, मैंने BMCC से किया है। ओके, हाँ, तो अच्छा, काजल का पढ़ाई भी वहीं से करी और इंटरेस्ट भी है स्टॉक मार्केट पर। काजल, ये जब चुना यूपीएल, कोई स्पेसिफिक रीजन था इसको चूज करने के पीछे? I was studying it for a longer time, like मैं उसका देख रही थी कि कैसे चलता है and how, so I thought कि थोड़ा ज्यादा उसमें ऊपर नीचे होता है, so I thought it's a very good share to trade in, so that is why I thought it's good, and also fundamentals look very strong, so I thought why not. हाँ, वोलेटाइल तो है क्योंकि खबरें आती हैं और गड़बड़ा जाता है मामला। हाँ, और पढ़ें तो जिस तरह के एक्विजिशन यूरोप वगैरह में करें, इंटरेस्टिंग बिजनेस तो है। खैर, वोलेटाइल है, लेकिन जो भी हो, काजल का इस ट्रेड में हाथ सही बैठा है। तो सचिन, 425 की बाइंग है, 40-50 रुपए इनकी बाइंग से इस समय यूपीएल ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या करोगे आप अगर आपके पास यूपीएल 425 का पोर्टफोलियो में होगा तो? और ट्रेडिंग का मन है, ध्यान रखिएगा।
देखिए उनकी एंट्री काफी अच्छे लेवल पे हुई है। इनफैक्ट ये काफी हाईली एक्टिव ट्रेडिंग काउंटर है। तो यस। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में स्विंग्स बने थे, मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको 450 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो एक स्विंग बना था अराउंड 500 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग शायद रिविजिट होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। सो जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम है, जिस तरीके से इसने अपने एक हायर ऑफ बॉटम सीक्वेंस पिछले 4 दिनों से मेंटेन की है, मुझे लग रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद वापस थोड़ा सा इसमें मोमेंटम आ सकता है। ये एवरेज प्लेस्ड है अराउंड 468 के आसपास, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे आज की क्लोजिंग अगर 470 के ऊपर होगी तो मुझे लग रहा है कल 1 से 2 दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है काउंटर में। तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए 450 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड 495 500 एक रिव्यू जोन होगा। अरे वाह, तो काजल सही स्टॉक पकड़ा है आपने, अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन एक बात बताओ, आपने जो पढ़ाई करी वो तो फंडामेंटल था बैकग्राउंड, कर आप ट्रेडिंग रहे हो, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरा थोड़ा माय फादर डज दैट, सो थोड़ा वहां से बचपन से इंटरेस्ट है। माय ग्रैंडफादर, माय फादर बोथ वर इनटू ट्रेडिंग, सो वहां से थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है। अरे वाह, तो सब परिवार में ट्रेडिंग में है और इसीलिए ये यूपीएल का कॉल फादर की तरफ से आया था क्या? हाँ, थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम, बट ही ऑलवेज एनकरेजेस मी टू फाइंड माय ओन स्टॉक्स एंड डू रिसर्च ऑन देम। चलिए बढ़िया। तो यूपीएल में 450 के स्टॉप के साथ काजल खड़े रहे आप। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी जैसा सचिन कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्विकली जा रहा हूं पुणे से, नहीं जा नहीं रहा हूं, आ रहा हूं पुणे से मुंबई आ रहा हूं। मुंबई से वंदना देसाई जी जुड़ती हुई। वंदना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आप बताओ मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट में हो? कई लोगों ने लॉकडाउन में शुरुआत करी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की, आपने भी ऐसा करा या पहले से थे? मैंने भी लॉकडाउन में ही शुरुआत की है। लॉकडाउन में लगा कि शेयर मार्केट अच्छा है एंट्री के लिए, इसलिए मैंने शुरुआत की। तो लॉकडाउन में ऐसा क्यों लगा, इससे पहले क्यों नहीं लगा था? इससे पहले नहीं, लॉकडाउन में टाइम मार्केट अच्छा था और लॉकडाउन से प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, इसलिए अब अभी और एक्टिव हुई है। और ये जब शुरुआत हुई तो पहले से कोई इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में? स्टॉक चुने तो कैसे चुने, किसी की मदद ली या आप पहले से करते थे किसी जमाने में और अब फिर से शुरुआत हुई, क्या हुआ मैम? नहीं, फर्स्ट टाइम ही किया था। थोड़े से फ्रेंड्स जो स्टॉक मार्केट में थे उनको पूछ कर फिर इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, तो अब तक आप कह रहे हो जर्नी अच्छी रही लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में वैसे पैसा अगर बाय साइड पे करा है तो मेरे ख्याल से सबने अच्छा कमाया ही होगा। अच्छा, 2 क्वेरीज है शायद मैम आपकी। तो वंदना मैम, पहला स्टॉक कौन सा जिस पे सवाल पूछना है? समय रहा तो वापस आऊंगा। पहला स्टॉक है NIIT लिमिटेड। ओके, इसके 100 शेयर्स हैं एट 175। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए क्योंकि ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। तो फिर ये पर्सपेक्टिव चेंज ही कर रहे हो आप, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो लॉन्ग टर्म में तब्दील करने की कोई वजह नहीं? तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखो या शॉर्ट टर्म? बिकॉज अभी तो फिलहाल लॉस में है वो। आपकी बाइंग NIIT लिमिटेड है ना, तो आपकी बाइंग क्या? हाँ, तो 175। हाँ, तो आपकी बाइंग से थोड़ा सा ऊपर ही है। हाँ। लेकिन ठीक है, एट पार ही कहूंगा मैं इसको। लेकिन सचिन, क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? थोड़ा सा रख सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? चार्ट स्टडी करके आपको क्या लग रहा है NIIT लिमिटेड की? आशीष जी, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म से लिहाज से तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक जरूर होल्ड करना चाहिए इनको अपने पोर्टफोलियो में। ओवरऑल अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर को भी देखें तो काफी बजिंग है, एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रही है स्पेशली NIIT लिमिटेड में क्वार्टरली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बड़ा रिवाइवल ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो आगे जाके एक्सपेक्टेशन तो यही है कि लगभग अराउंड 300-305 के आसपास के स्विंग जरूर बनने चाहिए। एंड स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है कि 140 अभी यहाँ से एक निर्णायक लेवल होगा। अगर 140 के नीचे वीकली बेसिस पे कभी क्लोजिंग हो जाती है तो ही ये पर्टिकुलर जो सेक्युलर बुल रन चालू हुई है इस पर्टिकुलर काउंटर में, वो कहीं जाकर डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इनको सलाह तो होगी कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन, अगर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है तो ऐड भी कर सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस के साथ 300 के टारगेट के लिए। ओके, तो फर्दर ऐड भी किया जा सकता है। मैम, ठीक स्टॉक चुना है। यहाँ पे सचिन कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई घबराने वाली बात है नहीं, इवेंचुअली अच्छा मुनाफा शायद ये स्टॉक डिलीवर करके जाए। जा रहा हूं मैं अब छत्तीसगढ़ में कोरबा से हमारे साथ निवेदिता साहू जी जुड़ती हुई। निवेदिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कब से आपने शुरुआत करी और आपका पहला स्टॉक जिस पे क्वेरी है मैम बताएं। मैंने अभी
सितंबर एंड से स्टार्ट किया है। हाँ। और मेरी क्वेरी है एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग। ओके, तो एक्सिस बैंक ले रखा है या लेने का मन है मैम? नहीं, एक्चुअली मैंने 2 बार एक्सिस पे और आईसीआईसीआई पे ट्रेडिंग की थी, तो मुझे काफी प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मैंने एक्सिस बैंक ही दोबारा परचेस किया है। और मैंने 252 शेयर्स है मेरे पास एक्सिस बैंक के 623 के बाइंग प्राइस पे। तो मुझे इसे होल्ड करना चाहिए, कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, ये पूछना था मुझे। हाँ, ये होता है कई बार किसी स्टॉक्स के साथ हाथ जम जाता है, तो इनका एक्सिस बैंक के साथ हाथ जम गया था सचिन, और मुनाफा हो रहा था। इस समय थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है। अब ये एक्सिस बैंक, इनकी शायद बाइंग है 623 की, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा, और एक्सिस बैंक शायद 610। हाँ, तो थोड़ा इनकी बाइंग के आसपास ही है, पर ट्रेडिंग का मन है सचिन, क्या करना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली जिस तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया, आई थिंक ट्रेडिंग की पोजीशन है तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही चार्ट देखने चाहिए। अगर डेली चार्ट देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी वेल डिफाइंड रेंज है 600 से लेके 650 के आसपास की। एंड जिस तरीके से इसके ऑप्शंस बाउंड्स है, मुझे लग रहा है 600 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए। सो जिस तरीके से इनकी पोजीशन है, मुझे लग रहा है फिलहाल तो उनको 590 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। मार्केट एक अच्छे मोड में है, इसलिए मुझे लग रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि वापस एक स्विंग बने 640 645 के आसपास, जहां पर मेरी सलाह होगी उनको अपना मुनाफा बांध देने के लिए। बट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में देखें तो अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है काउंटर, बट वो अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी ग्रेजुअल है, एक बड़ी वीकनेस नहीं है। तो फिलहाल तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 640 एक रिव्यू जोन होगा आपके लिए। 640, और अब तो रह के अच्छी स्ट्रेंथ आज की ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी से पहले एक्सिस बैंक वैसे ही दिखाता हुआ। लेकिन सचिन, आपकी ब्रोकरेज में ट्रेड बुल्स में आपने भी नोटिस करा है क्या? क्योंकि कई सारी लेडीज ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की शुरुआत लॉकडाउन में करी थी। ऐसा हुआ कि आप लोग के भी डीमैट अकाउंट खाते बड़े खुले इस दौरान, ऐसा हुआ था क्या? डेफिनेटली, इनफैक्ट आशीष जी, काफी इंटरेस्ट आ चुका है मार्केट में। इनफैक्ट अगर हम हाउस वाइफ्स की भी बात करें तो आई थिंक काफी समय मिला था लॉकडाउन के वक्त मार्केट को थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए, अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स को थोड़ा सा रिवैम्प करने के लिए। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल ग्रोथ हुई है, सो डेफिनेटली एक फ्रेश सेट ऑफ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स आ चुके हैं मार्केट में। एंड हाउस वाइफ्स स्पेशली उनका जो शेयर है काफी बड़ा हो चुका है। और आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या सचिन आजकल? नहीं, फर्स्ट क्लास है। कल 30 किलोमीटर साइकिल चलाई। एक छोटा टारगेट पेंडिंग था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए सचिन, आपका और साथ साथ निवेदिता, काजल, वंदना जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। मेरे को यहाँ पे क्विकली छोटा सा ब्रेक लेना होगा सचिन, क्योंकि ब्रेक के उस पार जरा आईपीओ की आजकल धूम मची हुई है। तो एक और आईपीओ मंडे ऑनवर्ड्स खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, वो है एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का। तो इस कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत ब्रेक के उस पार। Mogia Steel. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और एज प्रॉमिस एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोस जेकब कलरकल साहब आपको आपकी स्क्रीन्स पे अब नजर आएंगे। जोस जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका, और कांग्रेचुलेशंस, प्राइमरी मार्केट्स में आप लोग डेब्यू करने जा रहे हैं। क्विकली आपको बता देता हूं, आईपीओ 21 दिसंबर यानी कि सोमवार को खुलने जा रहा है। 300 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटाएगी। 85 करोड़ का फ्रेश इशुएंस ओएफएस के जरिए 215 करोड़ रुपए, और प्राइस बैंड जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 313 से 315 रुपए का। तो सबसे पहले तो जोश सर, ये कंपनी के बारे में आप थोड़ा और समझाएं। वेस्ट मैनेजमेंट का कामकाज है, किस तरह का लोकल बॉडीज के साथ आपका काम चलता है, और ये जो पैसा जुटा रहे हैं आप लोग, इसका फ्रेश इशुएंस जो है, इसका यूज, एंड यूज क्या होने वाला है? नमस्ते। हमारे कंपनी के आईपीओ साइज है अराउंड 300 करोड़। 300 करोड़ में से अराउंड 85 करोड़ प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी इशू होगा, और वो जो 85 करोड़ में से पार्ट ऑफ द अराउंड 40 करोड़ जो है वो हम वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने जो साइन किया पिंपरी चिंचवड़ के साथ, 21 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वहाँ जाएंगे, और बैलेंस जो है वो हमारे डेट जो है रिड्यूस करने के लिए। एंड 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। हमारे जो इन्वेस्टर्स है 2007 से हमारे साथ थे, एक लंबा जर्नी की
enough growth and उनके लिए जाएंगे. And as far as our company is concerned, हमारे जो बिजनेस है, मॉडल है, जो वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन है और वेस्ट प्रोसेसिंग है. तो ये पूरा कारोबार जो मैं पढ़ रहा था आपका गवर्नमेंट से और लोकल म्युनिसिपैलिटी से आता है. तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे एवेल्युएट करते हैं, किस तरह के ऑर्डर्स इन हैंड हैं, किस तरह की गवर्नमेंट वर्क की विजिबिलिटी यहां से नजर आती है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से सर? आज की तारीख में जो इंडस्ट्री रिपोर्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का साइज अराउंड 5,000 करोड़ का है. एंड नेक्स्ट 5 साल में वो करीबन 10,000 करोड़ का तक जा सकता है. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या जितना भी है ये प्राइवेटाइजेशन मोड में, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बिड बुलाया जाता है. और हम वही म्युनिसिपैलिटी को टारगेट कर रहा है जो मिनिमम 200 टन प्रोड्यूस करे पर डे के हिसाब से, और उनका फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी हम चेक करते हैं. एंड आज की तारीख में जरा अराउंड हम हमारे पास अभी फिलहाल 10 सिटी है, बट और 30 सिटी है, 27 to 30 सिटीज जो प्राइवेटाइजेशन और नहीं तो मॉडर्नाइजेशन मोड में है. तो एम्पल बिजनेस है फ्यूचर के लिए. एम्पल बिजनेस है फ्यूचर के लिए. अच्छा सर, आपके आने से पहले मुझे जैसे ही आपका नाम याद आया कि आईपीओ आने वाला है, तो याद आया मार्च में एक बार ये आईपीओ आया था, तब वो ठंडा रिस्पांस मिला था, फिर प्राइस बैंड लोअर करा गया था, उसके बाद भी रिस्पांस ल्यूकवार्म था, तो आईपीओ विड्रॉ कर लिया गया. अब आप लोग फिर से मार्केट्स में आ रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार कि जो पैसा आपने सोचा है वो रेस कर लेंगे, जिस वैल्यूएशंस पे आप लोग मांग रहे हैं स्ट्रीट देती हुई नजर आएगी? कॉन्फिडेंस किस में, लेवल्स कहां पर हैं सर? तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब आईपीएल आए थे, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ही एकदम खराब थे, आप जानते हैं. एंड वही टाइम में कोविड का ऑनसेट था, कोविड का डिजीज पूरा दुनिया में फैला हुआ था. हम देखे कि इसमें इस मार्केट में हम इशू लाना गलत है, एंड दैट्स द रीजन वी डू इट बैक. FY20 में हम जम के 450 करोड़, एंड हमारे प्रॉफिट भी उसी तरह से काफी बढ़े. एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टर काफी खुश होंगे विद द परफॉर्मेंस. दे विल डेफिनेटली लाइक. तो देखता हूं फिर. ठीक है, तो अब मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट है कि इस बार पैसा जो रेस करने के लिए निकले हैं रेस कर लेंगे, हालात इंप्रूव हो रहे हैं और बिजनेस अट्रैक्टिव है. अच्छा, है इंटरेस्टिंग स्पेस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और उसमें टॉप 5 प्लेयर्स में देश में से एक ये कंपनी है, पर लगाना ही नहीं लगाना पैसा, सब्सक्राइब करना है नहीं. इस पे बात करने के लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे. राजेश सर, पैसा तैयार रखना है या छोड़ दिया जाए? आशीष जी, गुड आफ्टरनून. जैसे आपने कहा कि स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है, इशू साइज बहुत छोटा है, 300 करोड़ रुपए का. सबसे अच्छी बात है कि टॉप 5 प्लेयर्स जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं उसमें से एक ये कंपनी है, और अब वेस्ट से वेस्ट टू एनर्जी में जा रही है, जो कि MSW जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का वैल्यू चेन का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है. सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इनकी है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने न केवल अपने स्टेट में बल्कि अलग स्टेट में भी ले रहे हैं. बट दिक्कत ये है कि एक तो वेस्ट हैंडलिंग का जो इंडस्ट्री है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, और सबसे बड़ी बात कि डिपेंडेंट है लोकल बॉडीज, पॉलिसीज और बजट्स पे. और इनका जो 85% के ऊपर का रेवेन्यू है कुछ एक गिने चुने क्लाइंट से आते हैं, तो क्लाइंट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. इस वक्त मैं सोचता हूँ थोड़ा अवॉइड करना ही बेहतर होगा. देखा, आईपीओ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राजेश सर ने सारी डिटेल्स आपके सामने शेयर कर दी हैं. इस समय अवॉइड कैटेगरी में रखना है इस आईपीओ को, एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट के. राजेश सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच डिटेल में इसके एक्सप्लेन करने के लिए. ब्रेक लेने का समय हो गया है, ब्रेक के उस पार हर्षदा जुड़ेंगी आज का मिड कैप मंत्र लेकर. नमस्कार. फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय.